ऐसे राज छुपा लेता है जो हम इंसान कभी देख नहीं पाते। ऐसा ही एक छोटा सा परिवार था, रिंकू, नीलम और उनका 7 साल का बेटा अभय। रिंकू को घूमने का बड़ा शौक था। अभी अभी वो मेहंदीपुर बालाजी से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन शायद मौसम उनके इस फैसले से खुश नहीं था। अचानक से बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर की थी कि ट्रेन को इमरजेंसी में अगले स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन शापित गांव पहुंच चुकी है। ये सुनते ही एक चाय वाला, जो अभी तक मजे से चाय बेच रहा था, अचानक से जोर जोर से चीखने लगा। सब मारेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिंदा बचना है तो डाउनलोड करो 11 लैब्स। नीलम थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसने भी बचपन से उस शापित गांव के बारे में अपनी दादी से काफी डरावनी कहानियां सुनी हुई थीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी रिंकू ने फोन उठाया और अपने दोस्त रमेश को कॉल किया। और भाई रमेश? रिंकू के दोस्त रमेश की पुरानी हवेली इसी शापित नाम के गांव में थी, और रिंकू का घूमने का मन तो बन ही चुका था। होना क्या था, जैसे तैसे करके रिंकू ने नीलम को 3 दिनों तक रुकने के लिए मना ही लिया। उन्होंने तुरंत ट्रेन से उतरकर भीगते हुए स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। बारिश के रुकते ही जब वे बाहर निकले तो इतने सुंदर सुंदर फूलों को देख ही रहे थे कि अचानक से एक काले कपड़े पहने आदमी ने उन्हें जबरदस्ती अपने ऑटो में खींचने की कोशिश की। अरे अरे मैम साहब, कहाँ को चली? रिंकू ने बड़ी मुश्किल से उसे अपना पीछा छुड़ाया और दूसरे ऑटो में बैठकर हवेली की तरफ चल पड़े। तभी ऑटो ड्राइवर ने अजीब नजरें घुमाकर उनसे कहा। यह बात सुनकर वो थोड़ा डर तो गए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उन्हें नया देखकर यह डराने की कोशिश कर रहा है। उनका सफर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि हवेली आ चुकी थी। जल्दी से ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर वे हवेली को देखकर चौंक गए। हवेली के आसपास कोई घर क्यों नहीं है? इतनी बड़ी हवेली के आसपास कोई और घर नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा तो वो तब सोचने को मजबूर हुए जब उन्होंने दरवाजे पर यह पढ़ा। रिंकू को लगा कि, और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही काफी सारे चमगादड़ एक साथ बाहर निकले। आखिरकार वो अब अंदर आ गए थे। सारी रस्मों के साथ नीलम हवेली में प्रवेश करने के लिए जैसे ही लात से उस सिंदूर से भरे गड्ढे को गिराती है, वो सारा सिंदूर बाहर की ओर उड़ जाता है, मानो अंदर कोई उसे रोक रहा हो। नीलम को हवेली में एक पुराने से किसी आदमी की तस्वीर के पास अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। नीलम, रिंकू और अभय अब बहुत थक चुके थे, इसीलिए वो अंदर बेडरूम में आराम करने चले गए। फिर रिंकू किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए निकल गया, ताकि वो उस पुराने सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवा सके और पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख पाए। जाते जाते नीलम उसे तिलक लगाकर भेज देती है। मौसम के बिगड़ने से रिंकू आज रात घर नहीं आ पाया। अभय भी आराम से सो गए। आधी रात को अचानक अभय को सीसीटीवी की रोशनी दिखाई देती है और वो उसे देखने अकेला चल जाता है। नीलम की नींद खुलती है और वो अभय को गायब देख चौंक जाती है। भागते हुए कमरे से बाहर गई तो वो यह देखकर दंग रह गई कि अभय ऊपर खड़ा हंस रहा है। नीलम तुरंत उसे लेने के लिए जैसे ही ऊपर गई, वो गायब हो गया। नीलम फिर जब बेडरूम में आई तो उसने देखा अभय तो आराम से वहीं सो रहा है। नीलम को लगा कि शायद आज ज्यादा सफर करने की वजह से उसे अजीब अजीब साए दिख रहे हैं। अगली सुबह जब रिंकू और इलेक्ट्रीशियन आया तब वे चौंक गए, क्योंकि दरवाजे पर जहां डीओ नॉट ओपन लिखा था, अब वहां खून से पहली रात लिखा हुआ था। रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत बोर्ड को हटाया। उसे लगा कि यह किसी बच्चे की शरारत होगी। इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम चालू कर दिया और उस कैमरे को रिपेयर कर दिया। नीलम ने बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाकर भेजा। अब रिंकू ने सोचा कि कल वो सारी कैमरा फुटेज चेक करेगा, और यह सोचकर सो गया। आधी रात को अचानक से अभय के हाथ से उसका टेडी हवा में उड़ने लगा। अभय की नींद टूट गई और वो डर से कांपने लगा। वो टेडी भयानक तरीके से हंस रहा था और बाहर जाने लगा। अभय न चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे
नीलम और रिंकू उठे तो अभय को वहां न देखकर घबरा गए। नीलम के साथ यह दूसरी बार हुआ था। रिंकू ने जब बाहर देखा तो उस पुराने आदमी की तस्वीर के नीचे अभय आराम से सो रहा था। रिंकू ने उसे बेडरूम में सुला दिया और फिर उस कैमरे को चेक करने लगा, लेकिन उसमें सिर्फ सफेद स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं था। रिंकू फिर उसे किसी और मैकेनिक के पास ले गया। नीलम भी अभय को घर में छोड़ सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई। रास्ते में आते वक्त एक बुढ़िया उसे अजीब तरीके की बातें बता रही थी। वो किसी आदमी की मौत के बारे में कह रही थी जो इसी घर में हुई थी। नीलम ने ध्यान नहीं दिया और घर आ गई। उसने देखा कि अभय किसी के साथ बातें कर रहा है और जैसे ही वो अंदर गई तो वहां उस काले कपड़े के अलावा कोई नहीं था। नीलम ने गुस्से में उस कपड़े को जला दिया। रिंकू आखिरकार उस कैमरे को ठीक करवा लाया था, लेकिन उस दरवाजे पर इस बार दूसरी रात लिखा हुआ था और इस बार वहां कोई बूढ़ा आदमी था जो एक चिट्ठी लिख रहा था। रिंकू उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन वो गायब हो गया और एक लेटर छोड़ दे गया। जब रिंकू ने उस लेटर को पढ़ा तो वो पढ़ता ही रह गया। उसके होश उठ गए। उसने कैमरा लिया और भागते हुए अपने परिवार की तरफ गया। कैमरे की फुटेज को जल्दी से लैपटॉप में डाला और ऑन किया। अब जो उनके सामने था वो थी उसी बूढ़े आदमी की आत्मा जो उन्हें इतने दिनों से देख रही थी, और जो भी अभी तक हुआ था वो सब सच में हुआ था। रिंकू जल्दी से उस लेटर में बताए पते पर गया। वह एक बाबा की झोपड़ी थी जिसमें से पिशाचिनियों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। जो जय नहीं भोला, निकल जाएंगे उसके गोला। तब उन्हें उस कैमरे और हवेली की असली सच्चाई का पता चला। असल में इस हवेली में उसी बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसकी तस्वीर हमने दीवार पर देखी थी, और ये आत्मा हमें तब से देख रही है जब से हमने इस हवेली में कदम रखा था। वो बूढ़ा आदमी इसी हवेली का मालिक हुआ करता था। उसका एक बेटा था जो हाल ही में अमेरिका से शादी करके लौटा था। वो इस हवेली को बेचना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े को इस हवेली से बहुत लगाव था। हर दिन दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता। तीसरे दिन उसका बेटा फैसला करता है कि अब वो ये हवेली छोड़ देगा, और जैसे ही वो जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा होता है, अचानक बूढ़े का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाता है। ये मौत इतनी अचानक हुई थी कि बूढ़े की आत्मा को खुद यह एहसास तक नहीं हुआ कि वो मर चुका है। उसका बेटा साला बुड्ढा ज्यादा प्यार आ रहा है घर के लिए। गेट बंद करके हमेशा के लिए चला गया। जैसे ही वो उस कैमरे को लगाने लगे, उस बूढ़े आदमी की परछाई उन्हें पीछे धकेलने लगी और अचानक से वो परछाई एक बुरे भूत में बदल गई। रिंकू की तो हालत खराब हो गई। अचानक उस आत्मा ने रिंकू को उल्टा उठा लिया और उसे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि वो आत्मा नीलम को कुछ करती, सही समय पर पंडित गंगाजल के साथ आया और गंगाजल से एक घेरा बना दिया। अब वो आत्मा थोड़ी शांत हो गई। पंडित ने पूजा शुरू ही की थी, तभी बहुत सारे चमगादड़ों ने उस बूढ़े आदमी को घेर लिया, और अब वो आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी। वो एक भयानक सा काला मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब उस पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। उसने पंडित को उठा लिया और खाने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। पीछे और कोई नहीं, रमेश और उसकी पत्नी थे। न जाने क्यों उस आवाज को सुनकर वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया और रोने लगा। और तभी अभय ने कहा, असल सच यह था कि रमेश के आज पिता को तो ये और बूढ़ा किसी ने मरेगा। नहीं, बल्कि रमेश की ही पत्नी ने सीढ़ियों पर तेल फैलाकर गिराया था। ये सुनने के बाद रमेश को अपनी गलती का पछतावा हुआ और सभी ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया।